Hi friends, welcome to Raghuvan's English Learning and Improvement classes. I am Hirendra Singh. I am going to tell you some important facts regarding English. आज इंग्लिश सीखने का एक क्रेज लोगों के अंदर है. It is said that this is the age of science, technology and English. और जो व्यक्ति समय के साथ नहीं चलता है वो समय के विकास की धारा में पीछे रह जाता है. That is why it is necessary for us to know English, how to express ourselves, how to speak with others and to converse with others, how to communicate with others. So this is the need of the hour. इसलिए आज के समय की यही आवश्यकता है. हिंदी से अंग्रेजी सीखना यह एक बहुत बड़ी कला है और जब हम बेसिक चीज़ों को समझ जाते हैं तो निश्चित रूप से हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर में और ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बोलने में हमें कोई दिक्कत नहीं आती है. कहते हैं वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहां चाह वहां राह. तो अगर आपके अंदर कमिटमेंट है, डिटर्मिनेशन है, पैशन है, ऑब्सेशन है अंग्रेजी सीखने का, तो निश्चित रूप से यू विल गेट द सक्सेस ऑफ लर्निंग इंग्लिश एंड आल्सो एक्सप्रेसिंग योर आइडियाज एंड थॉट्स इन दिस लैंग्वेज. सो इस प्रकार से अंग्रेजी एक व्यक्तित्व का बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है. आज कहते हैं अगर अंग्रेजी जानने वाला व्यक्ति अगर हम वो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, उसके अंदर की स्मार्टनेस रहती है और वो किसी भी समाज में अपने को अभिव्यक्त करने में बहुत आसानी पाता है. तो निश्चित रूप से स्मॉल बिगिनिंग्स मेक ग्रेट एंडिंग्स. आज हम छोटी छोटी शुरुआत करके बड़ी बड़ी उपलब्धियां, बड़ी बड़ी सफलताएं अर्जित कर सकते हैं. तो वेल बिगन हाफ डन. आज जो हम कौशल शुरू करने जा रहे हैं अंग्रेजी सीखने का, निश्चित रूप से इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू ऑल. और सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि किसी भी भाषा के 4 कौशल होते हैं. इनको हम 4 स्किल्स के नाम से जानते हैं. सबसे पहला स्किल है लिसनिंग स्किल, जिसको कि सुनने की कला हम कहते हैं, सुनने का कौशल कहते हैं. क्योंकि जब हमारे कान खुले होंगे, ज्ञान का सबसे पहला स्रोत होता है सुनना. माँ के शब्दों को सबसे पहले बच्चे ने सुना और इसके बाद उसने उन शब्दों को ग्रैस्प करके जानने की कोशिश की थी. और जितनी स्मृतियां और हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं सब सुनने के आधार पर लिखे गए हैं. इसलिए सुनना वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्किल्स ऑफ लैंग्वेज है. इसके बाद दूसरी स्किल आती है रीडिंग की. रीडिंग मेक्स मैन परफेक्ट. ये किसी लेखक ने कहा है कि व्यक्ति को परिपूर्ण बना देता है रीडिंग. जितना एक्सटेंसिव रीडिंग हम करेंगे उतनी ही ज्यादा हमारे बोलने की फ्लुएंसी बढ़ेगी, उतना स्पष्ट शब्दों को हम उच्चारण कर सकेंगे. ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है. और साथ ही साथ स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंसेस भी हम बनाने शुरू कर देते हैं. और इसके अलावा हमारे पास वोकेबलरी का एक विशाल भंडार हो जाता है रीडिंग के माध्यम से. तीसरी स्किल जो कि सबसे इंपॉर्टेंट आजकल के जमाने की है, जिसमें लोगों को एक क्रेज है बोलने की, अपने विचारों को प्रकट करने की, इसको हम स्पीकिंग इंग्लिश के नाम से जानते हैं. और इसको एक कम्युनिकेशन स्किल भी कहा जाता है. अपनी बात को, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को दूसरों तक संप्रेषित कर देना स्पष्ट रूप से, इसी को स्पीकिंग कौशल कहते हैं. स्पीकिंग में आपका प्रोनाउंसिएशन बहुत शुद्ध और स्पष्ट होना चाहिए. और लास्ट की स्किल है राइटिंग स्किल, जिसका कि मूल्यांकन आपके लेखन में किया जाता है. आज हर एक कंपटीशन में इंग्लिश का पेपर होता है जो कि क्वालिफाइंग होता है. उसमें आपका सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और रिटन फॉर्म होता है, जिसको कि आपको क्वालिफाई करना पड़ता है. इसलिए इन चारों स्किल्स को हम ध्यान में रखेंगे और चारों स्किल्स को हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में उनकी हम प्रैक्टिस भी करेंगे. तो सबसे पहले अब हम आते हैं कि अंग्रेजी को हम सीखें कैसे. अंग्रेजी में सेंटेंस में 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच का बड़ा रोल होता है. एक तो होता है संज्ञा, जिसको कहते हैं नाउन, और दूसरा रोल होता है क्रिया का. क्रिया अगर देखा जाए तो क्रिया
जो है जिसे हम वर्ब कहते हैं, दिस कवर्स ऑलमोस्ट हाफ पोर्शन ऑफ द इंग्लिश ग्रामर। अंग्रेजी का लगभग आधा पोर्शन क्रिया कवर करती है, और इसीलिए कहते हैं कि अगर क्रिया के बारे में जानकारी हमें हो गई तो निश्चित रूप से आधे से ज्यादा ज्ञान हमें अंग्रेजी का हो गया। अब क्रिया कहते किसे हैं? किसी भी एक्शन अथवा डूइंग अथवा मूवमेंट शो करने वाले शब्द को हम क्रिया कहते हैं। अब किसका मूवमेंट? कर्ता का। कर्ता अर्थात संज्ञा या सर्वनाम। जितने भी संज्ञा या सर्वनाम हैं उनके, जिन्हें हम कर्ता के रूप में जानते हैं, उनके एक्शन को हम क्रिया कहते हैं। अब क्रिया में भी एक होता है नॉन एक्शन क्रिया और दूसरी होती है एक्शन क्रिया। नॉन एक्शन क्रिया में आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें किसी चीज का एक्शन हो रहा है। उस नॉन एक्शन वर्ब को हम बी के नाम से जानते हैं। अब बी जो है ये मुख्य फॉर्म है। अब बी के कितने रूप होते हैं ये हमने आपको इस बोर्ड पर लिख करके दिखा दिया है कि बी माने होता है होना। अब होने को अगर है, हैं, हूं, होता है, होती है, होते हैं, तो हम बी के इस इज आर एम के रूप को प्रकट करते हैं। इसे हम प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं। बी के इज आर एम फॉर्म को हम प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं। तो बी माने होता है, होती है, होते हैं। इसके बाद आता हो जाता है, हो जाती है, हो जाते हैं के लिए अगर सेंटेंस है तो उसमें बिकम या बिकम्स का प्रयोग होगा। एक वचन के साथ क्रिया में एस या यस लग जाएगी। मौसम ठंडा हो जाता है, इट बिकम्स कोल्ड, द वेदर बिकम्स कोल्ड। था, थी, थे के होता था, होती थी, होते थे के लिए भी वाज और वर का प्रयोग करते हैं। यहां होता है, होते हैं इज आर एम, और होता था, होती थी, होते थे के लिए वाज या वर। हो जाता था, हो जाते थे, हो जाती थी या हो गया, इसके लिए हम बिकेम शब्द का प्रयोग करते हैं। इसी बिकम का पास्ट फॉर्म ये है। तो तीसरा रूप होगा होगा, होगी, होंगे, जिसे हम फ्यूचर के रूप में जानते हैं, और ये विल बी और शैल बी के प्रयोग के द्वारा सेंटेंस का हम रचना करते हैं। हो जाएगा, हो जाएगी, हो जाएंगे आदि को हम विल बिकम या शैल बिकम के रूप में हम इसको लिखते हैं, जो कि हम सेंटेंसेस के थ्रू आपको बताएंगे। इसके बाद इसी क्रिया का बी का हो चुका और हो चुके फॉर्म होता है, जिसको कि हम परफेक्ट फॉर्म कहते हैं, और इसका परफेक्ट फॉर्म होता है बी। बीइंग परफेक्ट फॉर्म है बीइंग। इसके बाद पांचवा फॉर्म होता है होने के लिए। होने के लिए टू बी कहा जाता है, इसको इन्फिनिटिव कहते हैं। अर्थात वर्ब के पहले, अगर मेन वर्ब के पहले टू का प्रयोग हो जाता है तो वो शब्द हो जाता है इन्फिनिटिव। इसके बाद हम देखते हैं कि होना और होने के कारण, ये दो शब्द हैं, इनका बी में आईएनजी लग जाता, होते हुए, होना, और इसके लिए हम होने की होते हुए भी, होते हुए, होना, होने के कारण, होते हुए, हम बी में आईएनजी जोड़ देते हैं। अर्थात कोई भी वर्ब अगर करते हुए, खाते हुए, जाते हुए आदि का उच्चारण करा रहा है तो निश्चित रूप से उसमें बी में आईएनजी लग जाता है, बी। और इस बी वाले शब्द को हम दो नामों से जानते हैं। इनको हम कहते हैं, एक तो पार्टिसिपल और दूसरा कहते हैं जेरेंड। अब बाद में डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे कि पार्टिसिपल क्या होते हैं और जेरेंड क्या होते हैं, पार्टिसिपल के कितने भाग होते हैं। अब हम सीधे सीधे इन शब्दों के इज आर एन का प्रयोग के माध्यम से सेंटेंस का ट्रांसलेशन हम करेंगे और देखेंगे कि कहां पर इज आर एन वाज वर का प्रयोग, बिकम, बिकेम, विल बी, शैल बी का प्रयोग कैसे होगा। देखिए एक सेंटेंस लिखा हुआ है, इस बाग में आम के 50 पेड़ हैं। अगर हम इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन करेंगे तो पेड़ हैं, देखिए हैं, इसमें करता है देयर, और हैं के लिए क्या आता है, इज आर एम आता है। तो देयर आर 50
मैंगो ट्री, मैंगो ट्रीज, 50 पेड़, देयर आर 50 मैंगो ट्रीज इन दिस गार्डन, इन दिस गार्डन, इस बगीचे में। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम, पहाड़ों पर बहुत ठंड होती है। अब देखिए होती है, होता है के लिए भी इज आर एम का प्रयोग करते हैं, और यहां क्योंकि मौसम की बात कर रहा है इसलिए मौसम के लिए सब्जेक्ट आता है इट, इट इज, होता है, इट इज वेरी कोल्ड, इट इज वेरी कोल्ड ऑन द माउंटेन्स। अब थर्ड सेंटेंस को आप देखेंगे, शाम को धरती और पानी ठंडे हो जाते हैं। अभी तक देखिए होता है, होती है या होती है था, अब इसमें हो जाता है। अब आपको देखना होगा कि हो जाता है के लिए क्या शब्द आया है। तो सबसे पहले लिखेंगे कर्ता, लिखेंगे देखिए धरती और पानी, ये दो सब्जेक्ट्स यहां पे। धरती कहते हैं लैंड, लैंड एंड वाटर। अब लिखेंगे क्रिया, हो जाना, हो जाना की इंग्लिश यहां पे है बिकम या बिकम्स, क्योंकि लैंड और वाटर दो सब्जेक्ट्स हो गए, इसका मतलब ये प्लूरल सब्जेक्ट्स हो गए, और इसके लिए प्लूरल फॉर्म बिकम का ही प्रयोग करेंगे। अगर एक ही सब्जेक्ट होता, सिंगुलर सब्जेक्ट होता, तो हम बिकम्स लिखते हैं। लैंड एंड वाटर बिकम कोल्ड, धरती पानी ठंडे जाते हैं। इन द इवनिंग, शाम को, इन द इवनिंग, शाम को, इन द इवनिंग। धूप में पानी गर्म हो जाता है। अब देखिए हो जाता है, यहां देखिए जाता है। इसमें सब्जेक्ट क्या है, पानी, वाटर, वाटर, और हो जाना की अंग्रेजी है, हो जाता है, हो जाती है, बिकम। यही ऊपर वाले सेंटेंस में भी प्रयोग हुआ था, वाटर, लेकिन यहां पर बिकम्स लिखेंगे। धूप में पानी ठंडा हो जाता, गर्म हो जाता है, वाटर बिकम्स हॉट, मीन्स गर्म। इन द सन, सन माने धूप और सन माने सूर्य भी होता है, सन माने सूर्य और सन माने धूप भी होता है। वी कम टू द फोर्थ सेंटेंस, फिफ्थ सेंटेंस, कल शाम को बच्चे मैदान में थे, यहां पर केवल थे लगा हुआ है। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन, अब इसमें था की थे प्रयोग करेंगे, जिसका की इंग्लिश होता है वाज और वर। चिल्ड्रन वर इन द ग्राउंड इन द इवनिंग yesterday, इन द इवनिंग yesterday। एक एक शब्द का ट्रांसलेशन हम लोग बाद में देखेंगे, अभी हमें केवल इज, आर एन, वाज, वर, विल बी, शैल बी आदि के प्रयोग को हमें जानना है यहाँ पे, क्योंकि ये बेसिक चीज यही है, इसको समझना बहुत जरूरी है। शाम को 6 बजे अंधेरा हो जाता था। अब देखिए हो जाता था के लिए बिकेम आ गया है, और इसकी करता है इट, इट बिकेम, बिकम माने होना और बिकेम माने हो जाता था, पास्ट टेंस हो गया। इट बिकेम डार्क, शाम को 6 बजे। एट 6 o'clock, एट 6 o'clock इन द इवनिंग, इन द इवनिंग, शाम को। इट बिकेम डार्क एट 6 o'clock इन द इवनिंग। रवि के साथ बच्चा शरारती हो गया। अब देखिए हो गया, कहां हो गया, ये देखिए हो गया, हो जाता था, हो जाती थी, हो जाते थे, या हो गया, वही हो गया। बिकेम शब्द का हम प्रयोग करेंगे, लेकिन इसमें सबसे पहले हम कर्ता देखते हैं। सबसे पहले जो कर्ता होता है, मुख्य काम को करने वाला शब्द, बच्चा, द चाइल्ड, द चाइल्ड बिकेम, द चाइल्ड बिकेम नॉटी, बिकेम हो गया, और इसके बाद नॉटी हो गया विद रवि। नेक्स्ट सेंटेंस, लास्ट सेंटेंस यहां पर, इसमें
आज शाम को मौसम ठंडा हो जाएगा। हमने इसको फ्यूचर टेंस के नाम से जानते हैं। गा गीगे जिसमें आ जाए, जब हम आगे की बात करें, नेक्स्ट टाइम की बात करें, तो हम उसमें गा गीगे शब्द हिंदी में लगाते हैं और ये फ्यूचर टेंस का इंडिकेशन होता है। आज शाम को मौसम ठंडा हो जाएगा। द वेदर माने मौसम, द वेदर ये जो है ये सब्जेक्ट है। मौसम ठंडा हो जाएगा, विल बिकम, द वेदर विल बिकम कोल्ड या कूल हम कह सकते हैं। कोल्ड माने ज्यादा ठंडा, कोल्ड भी कह सकते हैं, कूल भी कह सकते हैं। कूल कम ठंडा होता है, जो कि बर्दाश्त के योग होता है। आज शाम को मौसम ठंडा हो जाएगा। द वेदर विल बिकम कूल इन द इवनिंग, इन द इवनिंग टुडे, इन द इवनिंग और टुडे। अब हम एक ऐसा सेंटेंस लिखते हैं जिसमें कि क्रिया, मुख्य क्रिया जो है वो प्रयोग हुई होगी और उसको हम किस रूप में प्रेजेंट और पास्ट में या फ्यूचर टेंस में कैसे प्रयोग करेंगे। जैसे हम कहें कि किसान रोज अपने खेत जोतता है। देखिए ताहे कहते हैं, इसमें भी ऐसे सेंटेंसेस आए थे जिसमें जाता है, जाता था आदि आया था। अब लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होगा, इसका हम ट्रांसलेशन करते समय किस प्रकार से इन वाक्यों से हम भिन्न बनाएंगे। फार्मर करता हो गया, किसान, इसके बाद क्रिया फार्मर प्लो, प्लो माने जोतना, लेकिन क्योंकि फार्मर एक वचन में है तो इसमें एस या ईएस लग जाएगा। क्यों लग जाएगा? ये क्योंकि प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, सिंपल प्रेजेंट कहते हैं इसको। अगर एक वचन सब्जेक्ट है तो इसमें भी सिंगुलर को प्लूरल, ये ओरिजिनल फॉर्म जो होती है वो प्लूरल फॉर्म होती है वर्ब की, लेकिन इसमें सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ एस या ईएस लगाए जाते हैं। क्लोज हिज फील्ड डेली। समस्या तब आती है जबकि हमने देखा है कि कुछ बच्चे या कुछ जो लर्नर्स होते हैं वे है देख करके इसमें इज का प्रयोग कर देते हैं। यहां है देखते हैं और उसमें प्रयोग कर देते हैं इज, जबकि इसमें केवल होता है, होती है, होते हैं के अलावा कहीं भी इज नहीं आएगा। जोतता है, खाता है, पीता है, अर्थात मुख्य क्रिया जो होगी उसमें वर्ब में एक वचन के साथ एस या ईएस का प्रयोग कर देते हैं। अब देखिए ये तो मुख्य क्रिया है जोतना। एक और सेंटेंस इसको हम लिखते हैं, हम शाम को रोज मंदिर जाते हैं, रोज मंदिर जाते हैं। तो देखिए जाते हैं, ताहे तिहेते हैं, वहां भी ताहे तिहेते हैं आता था, लेकिन वहां पर हम इज आर एन का प्रयोग करते थे। यहां हम इज आर एन का प्रयोग नहीं करेंगे। वी गो टू द टेम्पल डेली। हम जाते हैं शाम को, इन द इवनिंग, इन द इवनिंग, शाम को, डेली, रोज। आप डेली बाद में भी लगा सकते हैं, इन द इवनिंग पहले भी लगा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज यह है कि जब हम ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं हिंदी से इंग्लिश में, तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना पड़ता है। सिंपल सेंटेंसेस में सबसे पहले सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, एंड इन द लास्ट द अदर वर्ड्स, अदर, दूसरे अन्य शब्दों का प्रयोग वो हम करते हैं। लेकिन ये मुख्य क्रिया के
मुख्य कर्ता और क्रिया के बाद कर्म लगाने के उपरांत हम दूसरे अन्य शब्दों का प्रयोग करेंगे। शब्दों का क्रम यही रहेगा ट्रांसलेशन में। अब हम देखते हैं कि क्रिया के कितनी अवस्थाएं होती हैं। क्रिया की अवस्थाएं ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। कंडीशंस ऑफ वर्ब, कंडीशंस और सिचुएशंस, किन किन सिचुएशंस में, किन किन अवस्थाओं में हम ऑफ वर्ब की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ताहे तीहे ते है, ताहे ती है ते हैं, इसके लिए क्रिया में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या ई एस लगा देते हैं। अब एक शब्द हम ले लेते हैं ईट, जोतता है। अगर हमने तो पहला है ता है, ती है, ते हैं, एस या ई एस लग जाएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और इसे हम प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब। दूसरा आ ई ए का उच्चारण, आ ई ए का उच्चारण, इसके हम वो पढ़ा, उसने पढ़ा, उसने पुस्तक लिखी, हम स्कूल गए आदि, आ ई ए का उच्चारण होगा और उसमें V2 का प्रयोग होगा। V2, इसमें V1 का प्रयोग होगा, इसमें V2 का प्रयोग होगा और इसको हम पास्ट टेंस के पास्ट फॉर्म। तीसरा है चुका चुकी चुके। वाक्य में चुका चुकी चुके, अभी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट बात करते हैं। अभी हम केवल चुका चुकी चुके, इसे हम V3 वर्ब के रूप में प्रकट करते हैं और इसको हम पास्ट पार्टिसिपल के रूप में के नाम से जानते हैं। पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तीसरा, वर्ब का प्रयोग कैसे होता है? करते हुए या करके, इसमें V1 प्लस ING लग जाता है, V1 प्लस ING, और इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के नाम से जानते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसमें क्रिया में ING लग जाता है, गोइंग, रीडिंग, टीचिंग, लर्निंग एक्सेट्रा। इसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के नाम से जानते हैं और हिंदी में करते हुए या करके का उच्चारण होगा। इसके बाद रूप आता है करने के बाद, कर चुकने के बाद। एक एक्शन होने के बाद दूसरा एक्शन शुरू होने को हम इस प्रकार के वाक्य से, इस प्रकार के शब्दों से हम उसे प्रदर्शित करते हैं। इसमें हैविंग प्लस V3 का प्रयोग होता है और इसे हम परफेक्ट पार्टिसिपल के नाम से जानते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल।
अब देखिए पार्टिसिपल कितने हो गए, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। इसके बाद क्रिया का एक रूप होता है के लिए, किसी काम को करने के लिए, जाने के लिए, खाने के लिए, करने के लिए, पढ़ने के लिए। इसमें टू प्लस V1 का प्रयोग होता है और इसे हम कहते हैं इंफिनिटिव फॉर्म। इंफिनिटिव फॉर्म होता है, अर्थात वर्ब के पहले टू का प्रयोग। इंफिनिटिव इसको नॉन फाइनाइट्स के रूप में जानते हैं। नॉन फाइनाइट्स पर पार्टिसिपल जितने हैं वो नॉन फाइनाइट्स होते हैं, टू का रूप नॉन फाइनाइट होता है और वर्ब में आईएनजी का फॉर्म 7th ना का उच्चारण, अर्थात संज्ञा या नाउन का प्रयोग हो, जो कि V1 प्लस ING के रूप में हम जानते हैं। इसको कहते हैं जेरेंड। अब ये जेरेंड, इंफिनिटिव और ये पार्टिसिपल्स जितने हैं, ये सारे को हम नॉन फाइनाइट्स के रूप में जानते हैं कि, और नॉन फाइनाइट्स का मतलब होता है कि जो कि असीमित रूप होता है सब्जेक्ट का, उस इन नॉन फाइनाइट से कोई भी कंट्रोल नहीं होता, सब्जेक्ट का कोई कंट्रोल नहीं इनका। एक वचन में है तो भी वही रूप लगेगा, बहुवचन में है तो भी वही रूप लगेगा, किसी भी टेंस में हो उसका रूप परिवर्तित नहीं होता है, इसीलिए इसको नॉन फाइनाइट्स कहते हैं। अब हम एक शब्द लेते हैं, एक वर्ब लेते हैं, ईट। ईट माने खाना। अब हम सेंटेंस बना करके इसका हम प्रयोग करेंगे। वह खाना खाता है। सिंपल सेंटेंस, वह खाना खाता है। ये प्रेजेंट फॉर्म है। ताहे तीहे तेह का उच्चारण हुआ, इसको हम ट्रांसलेशन करेंगे ही, इसके बाद क्रिया है, ईट में एस लगाएंगे क्योंकि एक वचन में है। ही ईट्स फूड, इसको ही टेक्स फूड भी कहते हैं। दूसरा, ये तो प्रेजेंट फॉर्म हो गया। दूसरा फॉर्म हमने जो अभी लिखाया था, उसने खाना खाया, उसने पुस्तक पढ़ी, उसने प्रश्न पूछा। आ ई ए का उच्चारण, गया गई गए, खाया खाई खाए, पढ़ा पढ़ी पढ़े, लिखा लिखी लिखे आदि हिंदी में ऐसा उच्चारण होगा। जो काम हो गया पास्ट टेंस में, उसे हम पास्ट फॉर्म के रूप में उस क्रिया को लिखते हैं। ही एट, ईट का सेकंड फॉर्म हो गया। एट फूड, उसने खाना खाया, ये हो गया पास्ट फॉर्म। अब हम तीसरा लिखते हैं, वो खाना खा चुका है। अब क्योंकि हमने अभी बताया था कि चुका चुकी चुके, परफेक्ट इसको पास्ट हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। ही, अब चुका है लगा हुआ है तो हैज हम लगाते हैं, हैज या हैव लगाएंगे, जो कि हम टेंसेस में डिटेल स्टडी करेंगे। ही हैज ईटन फूड, ये पास्ट पार्टिसिपल हो गया, पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म। चौथा रूप हम देखते हैं, करके। वो खाना खा करके बाजार गया। देखिए इसमें दो एक्शंस हैं, उसने खाना खाया और बाजार गया। सबसे पहले जो एक्शन हुआ उसने खाना खाया, तो ऐसे वाक्य में अगर एक एक्शन पहले हो चुका है और इसके बाद दूसरा एक्शन फॉलो हो रहा है, तो
इसमें हम हैविंग और थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। खाना खाने के बाद, हैविंग ईटन फूड, हैविंग ईटन अर्थात खाना खा करके, खाना खाने के बाद, ही वेंट टू मार्केट, ही वेंट टू मार्केट। अगर हम यहां पर करते हुए, खाते हुए, जैसा अभी हमने कहा था, खाना खाते हुए, खाना खाते हुए उसने फोन उठाया। दो एक्शन इसमें भी है, लेकिन इसमें एक एक्शन चल रहा है, एक्शन पूरा नहीं हुआ। इसमें तो खाना खाने के बाद आ गया, इसमें है कि एक्शन इज रनिंग, कंटिन्यूअस फॉर्म है। खाना खाते हुए, ईटिंग वर्ब में आईएनजी लग जाएगा, करके या खा करते हुए। ईटिंग फूड, ही लिफ्टेड his mobile, he lifted the phone या मोबाइल, मोबाइल। नेक्स्ट है खाना खाने के लिए, खाना खाने के लिए वो घर गया। अब इसमें खाना खाने के लिए लगा हुआ है, इसका मतलब हमें इसमें टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होगी। टू ईट फूड, टू ईट फूड, ही वेंट होम, वो घर गया। सेवेंथ फॉर्म है इसका, खाना। जो एक्शन है, अगर वो नाउन का फॉर्म यूज किया जा रहा हो, नाउन के रूप में उसका यूज किया जा रहा हो, तो उसको हम जिरंड के नाम से जानते हैं। और ये जिरंड देर से खाना खाना, देर से खाना खाना, भोजन करना या खाना खाना उसकी आदत है। ईटिंग फूड लेट, ईटिंग फूड लेट इज हिज हैबिट, उसकी आदत है। इसको इस तरह से भी हम कह सकते हैं, हिज हैबिट इज ईटिंग फूड लेट, देर से खाना खाने की उसकी आदत है। ईटिंग फूड लेट इज हिज हैबिट, उसकी आदत है। इस प्रकार से एक वाक्य और हम इस रूप में बना सकते हैं कि जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, उसे हम इस रूप में भी देख सकते हैं। जैसा हमने कहा कि मैंने परोसा हुआ खाना, परोसा हुआ खाना उठा लिया, उठा लिया, ले लिया। अब देखिए, मैंने करता है और उठा लिया, टुक, आई टुक अप, टुक अप माने ले लिया। कौन सा फूड? परोसना की इंग्लिश होती है सर्व, और किया हुआ, लिया हुआ, दिया हुआ, इसे हम पास्ट पार्टिसिपल के रूप में प्रयोग करते हैं, जिसको कि ये थर्ड फॉर्म है। आई टुक अप द सर्व्ड फूड, सर्व्ड फूड, परोसा हुआ भोजन। अब देखिए, किसी हिंदी के शब्द में किया हुआ, लिया हुआ, दिया हुआ, फटा हुआ आदि शब्द आ जाए तो उसी का हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म अंग्रेजी में लिखते हैं। जैसे मैंने एक फटा हुआ लिफाफा पाया, उसने एक फटा हुआ लिफाफा
पाया, पाया। अब ही गॉट ए फटा हुआ, कैसा लिफाफा था? फटा हुआ। टॉर्न, टीयर माने फटना और टॉर्न माने फटा हुआ। एनवेलप, ENVELOP, एनवेलप। अब इस प्रकार से हमने देखा कि क्रिया की इन 7 अवस्थाएं होती हैं, 7 अवस्थाएं जिनको कि हम प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, या जिसको हम पार्टिसिपल फॉर्म, थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, टू फॉर्म जिसको कि इन्फिनिटिव फॉर्म कहते हैं, आईएनजी फॉर्म, जिरंड। इस तरह से 7 अवस्थाओं में हम क्रिया का प्रयोग करते हैं। हम समझते हैं कि आज का चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी साबित होगा। निश्चित रूप से आप अंग्रेजी में ऐसे शब्दों को बनाएं जिससे कि आपको इस प्रकार के सेंटेंसेस को बोलने और लिखने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं हो। आज हम कुछ सेंटेंसेस आपको देते हैं, वो सेंटेंसेस आप लिखिए। उसने लिखा हुआ पत्र, लिखा हुआ पत्र बॉक्स में डाल दिया, बॉक्स में डाल दिया। देखिए पास्ट टेंस में दिया, लिया, किया, आ ई ए का उच्चारण। बाजार जाते हुए, बाजार जाते हुए, करते हुए, एक लिखा हुआ, ये तो कोई काम किया हुआ पहले, लेकिन यहाँ पे एक्शन दिखा रहा है कि जाते हुए, बाजार जाते हुए उसने एक मरा हुआ जानवर देखा, जानवर देखा। तीसरा हम लिखते हैं सामान खरीदने के लिए, खरीदने के लिए, इसमें परचेज माने खरीदना और टू हो जाएगा, टू परचेज। सामान खरीदने के लिए वो बाजार गया, वो बाजार गया। फोर्थ, अपना काम समाप्त करने के बाद, अपना काम समाप्त करने के बाद वो खेलने गया, वो खेलने गया। अब देखिए इसमें सब में करने के बाद हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, के लिए टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, जाते हुए गोइंग आईएनजी फॉर्म, लिखा हुआ रिटन, राइट रोट रिटन थर्ड फॉर्म। इसी तरह से अखबार पढ़कर उसने मेज पर रख दिया, उसने इसे मेज पर रख दिया, इसे मेज पर रख दिया। और ये 5 प्रकार के सेंटेंसेस आप इसमें प्रैक्टिस करके, और भी अगर आपको इस प्रकार के कोई सेंटेंसेस आप प्रैक्टिकली सोच पा रहे हो तो ऐसे सेंटेंसेस लिख करके और उनका ट्रांसलेशन करने की कोशिश करिए। इससे आपकी वोकैबुलरी भी बढ़ेगी और इस तरह से आपको ऐसे so many sentences, the more you make sentences of this type, the more you have the knowledge of speaking and grammatically correct sentences. आज हम समझते हैं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहा। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द क्लास।